जय हिंद साथियों। और आज का अपना जो टॉपिक होने वाला है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे, मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो आज अपना टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है? उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट। संविधान में उच्च न्यायालय के बारे में कहाँ बताया गया और क्या क्या बताया गया, तो इन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उच्च न्यायालय के बारे में भी पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके अंदर कितने कोर्ट्स आते हैं, चाहे वो दीवानी हो या जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, मोबाइल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, जितने भी आज कोर्ट अपने जो दैनिक जीवन में सुनने को मिलते हैं, किसका मुकदमा किसमें चल रहा, आज आपको भरपूर जानकारी मिलने वाली है। सबसे खास बात आज की क्लास की ये होने वाली है कि ये जो चीज है ये आपके दैनिक जीवन से, खासकर वर्तमान में जो आसपास गतिविधियां चल रही हैं उनसे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ टॉपिक है। ठीक है कि अगर किसी को अगर कोई प्रश्न हो कि भाई वो फला जगह का मेरा केस है उस पे चल रहा है, तो तुमने सुना होगा, अभी तुम्हें यही अंतर नहीं पता होगा, काफी लोगों को हो सकता हो कुछ लोगों को पता हो, लेकिन काफी लोगों को यही अंतर नहीं पता होगा कि मारपीट वाले मुकदमे काहे में जाते हैं, इसके बाद साधारण मुकदमे तलाक वाले काहे में जाते हैं। तो ये सब बातें जो हैं, तो ये सारी बातें हम लोग देखेंगे काहे में। तो इसी अपने जो आज का टॉपिक होने वाला है उच्च न्यायालय, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आज का पॉइंट है, साथ में नोट्स बनाते हुए चलना अगर बना पाओ, नहीं तो ये वाली जो पीपीटी है इसकी पीडीएफ, और शायद कल वाली भी नहीं पहुंची है ना, पहुंच गई है? कल वाली पहुंच गई? कल वाली नहीं, परसों वाली पहुंची है ना? चलो ठीक है। बाकी जो लोग नए जुड़े हैं तो वो एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपको ये सारी पीडीएफ या पीपीटी के रूप में जो भी है, मतलब पीडीएफ बन जाएगी इसकी, अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, हम उसकी लिंक आज डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आपको सारे नोट्स वहां पर मिल जाएंगे, चाहे वो यूपी पेट से रिलेटेड हो, एनटीपीसी से रिलेटेड हो, जो भी एग्जाम से रिलेटेड हो, सारे नोट्स आपको वहां पर फ्री में बाकायदा मिलेंगे। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है उच्च न्यायालय, और इससे आपको दो प्रश्न हमेशा आपको देखने को मिलेंगे हर एग्जाम में। अगर आप लोगों ने दिया होगा, दो प्रश्न मिलते हैं। एक प्रश्न का टाइप जो होता है कि बताओ फिर, मतलब उस टाइप से नहीं प्रश्न आता है कि उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, या उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है। एक तो ये टाइप का प्रश्न हो गया, और दूसरा आ जाता है अनुच्छेद से रिलेटेड प्रश्न आ जाता। और अगर तीसरा प्रश्न बनता है तो पूछ लेगा कि फौज जो मारपीट वाले मुकदमे होते हैं वो किस कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के भी प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन ये जो दो प्रश्न है ये तो इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा हर एग्जाम में। तो टॉपिक जो है उच्च न्यायालय शुरू करते हैं। इसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 226 में बताया गया। ठीक है, अनुच्छेद 226 में बताया गया, पहले साइड में ही पूरा कवर कर ले जितना हो पाए, फिर हम लोग पीपीटी को देखेंगे। पहले यही समझ लो, मोटा मोटा एक आपका बेस बन जाए, दिमाग में माइंड सेटअप हो जाए। ठीक है, तो जो सबसे पहली बात है कि उच्च न्यायालय जो भारत में है, उनकी जो उनके बारे में जो पढ़ते हैं संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा है, तो अनुच्छेद 226 में। ठीक है, 226 में उच्च न्यायालय के बारे में या हाई कोर्ट्स के बारे में लिखा है। काहे में? तो संविधान में। अब अगर बात की जाए भारत में उच्च न्यायालय की शुरुआत हुई कब से थी, तो ये भी तो बढ़िया प्रश्न हो सकता है। तो भारत में जो उच्च न्यायालय की शुरुआत हुई थी वो 1861 का एक अधिनियम आया था। 1861 का एक अधिनियम आया था, और इस अधिनियम के तहत में भारत में क्या हुआ, उच्च न्यायालय की क्या हुई, शुरुआत बोल सकते हो, या फिर नींव रखी गई कि भारत में कुछ उच्च न्यायालय भी होंगे, लेकिन वर्तमान वाले नहीं। याद रखना, इस बात को ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मिलेगा भी नहीं जल्दी आपको कहीं पे। 1861 में हुआ क्या कि उच्च न्यायालय की नींव रखी गई कि भारत में कुछ उच्च न्यायालय नाम की एक चीज भी होगी। ठीक, और इसी के तहत में 1862 में भारत में जो पहला हाई कोर्ट या पहला उच्च न्यायालय जो बना, वो क्या बना, तो याद रखना, बना था कोलकाता, या उस टाइम का नाम था इसका कलकत्ता। ठीक है, भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा था? कोलकाता हाई कोर्ट। फिर दूसरा बना, इसी साल बना, इसी साल में 3 बनते हैं। दूसरा जो बना वो बना कौन सा, तो मुंबई। कौन सा बना? मुंबई हाई कोर्ट। ठीक है, और जो तीसरा हाई कोर्ट बना वो बना जाके आपका मद्रास हाई कोर्ट। कौन सा? मद्रास हाई कोर्ट। तो ये 3 जो थे ये 1862 में बने,
कोलकाता, मुंबई और मद्रास हाई कोर्ट, ये 3 उच्च न्यायालय बने, जिसमें अगर प्रश्न आ जाए कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है, तो कोलकाता उच्च न्यायालय। किस अधिनियम के तहत बना था, तो 1861 के अधिनियम के तहत में इसकी नींव रखी गई थी और 1862 में ये तीनों बन गए थे। ठीक, यहां तक बात क्लियर। अब अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि वर्तमान जो उच्च न्यायालय का स्वरूप है, ये किस अधिनियम के तहत आया, उच्च न्यायालय का जो स्वरूप है किस अधिनियम के तहत आया, किसी को पता है? तो याद रखना 1935 के अधिनियम के तहत। जो वर्तमान में हम लोग हाई कोर्ट देख रहे हो, जिसमें जो भी नियम कानून सुविधाएं जो भी बताई गई हैं, वो वर्तमान जो हाई कोर्ट का स्वरूप है वो किस अधिनियम के तहत आया, तो 1935 के अधिनियम के तहत। और अगर प्रश्न पूछा जाए किस अधिनियम के तहत भारत में हाई कोर्ट की स्थापना हुई, तो 1861 के अधिनियम के तहत पहला कोलकाता बना और उसी वर्ष 3 बने थे टोटल, कोलकाता, मुंबई और मद्रास हाई कोर्ट। ठीक, और हाई कोर्ट की बात की काय में गई, अनुच्छेद 214 में। ठीक है, 226 में नहीं, 214 में बात की गई है। काहे की, तो भारत में उच्च न्यायालय होंगे, वो ध्यान नहीं दिया। 226 में दूसरी बात कही कि वो हमने वही लिख दिया। ठीक है, दिमाग में वही चल रहा था अभी मेरे। तो 214 में बात की गई और 213 लास्ट हमने अनुच्छेद पढ़ा था, अगर आपको याद हो पिछली क्लास में, जिसमें राज्यपाल के, अगर याद हो तो अध्यादेश की बात की गई थी। ठीक है, इसी वजह से 214 से ही शुरुआत हो जाती है उच्च न्यायालय की। ठीक, यहां तक बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि कैसे हाईकोर्ट बने और कैसे, मतलब इनकी, इसकी हाईकोर्ट की या उच्च न्यायालय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही। अब बात जो आती है वो बात क्या है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय स्थित हैं। तो वर्तमान में भारत में कितने हाईकोर्ट हैं, तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है हर एक एग्जाम्स के लिए, तो वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, 25। अब यहाँ पर 25 न्यायालय, उच्च न्यायालय का मतलब ये नहीं है कि आप खंडपीठ को भी काउंट कर दो तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। खंडपीठ काउंट नहीं की जाती है। खंडपीठ का मतलब उसकी एक ब्रांच, जैसे उदाहरण के तौर में लखनऊ जो है वो क्या है, खंडपीठ है। काहे की, इलाहाबाद उच्च न्यायालय या प्रयागराज उच्च न्यायालय की, ठीक है, वो क्या है, खंडपीठ है, तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। बात यहाँ पर यही की जाएगी प्रयागराज उच्च न्यायालय की। तो यहाँ तक ये सारी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। वो सब वही है जो आपने सुप्रीम कोर्ट के या फिर सर्वोच्च न्यायालय के जो जितने आर्टिकल्स पढ़े या जो भी पॉइंट पढ़े, सेम, बहुत हद तक सेम वही चीजें हैं। ठीक है, कुछ इसमें बहुत ज्यादा नया देखने को आपको नहीं मिलेगा। आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था उसकी व्यवस्था कहां से ली गई थी, यूएसए से ली गई थी। बताया था उस क्लास में कि जो सुप्रीम कोर्ट है या सर्वोच्च न्यायालय है भारत का, ये भारत के संविधान में जुड़ा या ऐसी एक व्यवस्था कहां से ली गई, किस देश से ली गई, तो यूएसए से, अर्थात यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। पहली बार हाईकोर्ट की स्थापना 1861 के अधिनियम के तहत द्वारा 1862 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में खोला गया। ये अभी हम बता ही चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद में हाई कोर्ट का वर्तमान स्वरूप भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, ये भी अभी हम बता चुके हैं आपको। इसके बाद में 214 में कहा गया कि इसमें हाई कोर्ट के गठन की चर्चा है कि हाई कोर्ट बनेगा या कहीं से निर्माण होगा, ये सब बातें इसमें। कुल संख्या कितनी है, मतलब वर्तमान में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट्स हैं, तो 25। अब एक बात और है, यहीं पर हम बताए दे रहे हैं आपको। एक तो हो गया, आपने देखा होगा खंडपीठ बन गई। ठीक, अगर दो प्रश्न और जो हैं जो इंपॉर्टेंट है वो यही हम बताए दे रहे हैं, आप याद रखना। ठीक है, ये प्रश्न ही ऐसे हैं जो आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न तो ये है कि ऐसी कौन सी हाई कोर्ट है जिसमें सबसे ज्यादा राज्यों का, मतलब बोल सकते हो केंद्र है वो, मतलब उन राज्यों में नहीं है, बस वो एक राज्य ऐसा है जिसमें वो हाई कोर्ट स्थित है। तो वो एक हाई कोर्ट है, उसका नाम है गुवाहाटी हाई कोर्ट, जो कि कहां पे है, असम में स्थित है। ठीक है, कहां पे, असम में स्थित है गुवाहाटी हाई कोर्ट, जिसमें जितने भी पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं इन सबकी कॉमन हाई कोर्ट है, कॉमन बोल सकते हो। ठीक है, वो कहां पे है, तो गुवाहाटी में। ठीक, वैसे ही एक प्रश्न आ जाए कि सबसे ज्यादा किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बैठते हैं या उनकी संख्या है,
तो सबसे ज्यादा किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होंगे? कॉमन सी बात है, जहां जनसंख्या ज्यादा होगी, क्राइम ज्यादा होगा, केस ज्यादा होंगे, तो न्यायाधीश भी ज्यादा होंगे। तो कौन सा प्रदेश होगा? तो उत्तर प्रदेश, याद रखना। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद या फिर बोल सकते हो प्रयागराज जो हाई कोर्ट है या उच्च न्यायालय है, इसमें सबसे ज्यादा न्यायाधीशों की संख्या है, और वो कितनी है? 160। ठीक, यहां तक बात क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आते हैं एग्जाम्स में। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। यदि राज्य बहुत बड़ा है तो राज्य में उस उच्च न्यायालय के खंडपीठ होंगे। उदाहरण के तौर पे अगर आप लोग देखेंगे तो लखनऊ और इलाहाबाद में है, जैसे उत्तर प्रदेश में। कई छोटे छोटे राज्यों का एक संयुक्त उच्च न्यायालय भी हो सकता है। जैसे बोल सकते हो संयुक्त का मतलब कॉमन, जो अभी हमने बताया, कौन सा? गुवाहाटी। देखो उदाहरण में लिखा भी है क्या, तो गुवाहाटी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। जो अगला पॉइंट है वो क्या है? सर्वाधिक जज इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है, जिनकी संख्या 160 है, अभी बताए थे हम। जबकि सर्वाधिक राज्यों का क्षेत्राधिकारी कौन है? गुवाहाटी। मतलब सबसे ज्यादा राज्यों का क्षेत्राधिकारी, मतलब सबसे ज्यादा राज्य किसके अंडर में आते हैं? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय कहां स्थित है? असम में। ठीक है, तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम काहे के लिए फेमस है? असम में कितने नेशनल पार्क हैं? असम में कितने नेशनल पार्क हैं? बहुत फेमस है। असम का एक सींग वाला, एक गंडा वाला जो नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है? काजीरंगा। दूसरा एक और नेशनल पार्क फेमस है, मानस, याद रखना है। तो ये चीजें जैसे ही हैं तुरंत यहीं पर रिवीजन कर लो उनका, या यहीं निपटा दो जहां पे आए। अगला पॉइंट देखते हैं, उच्च न्यायालय में जजों की संख्या वृद्धि का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। कैसे है? आप देखो, तुम्हें बताते हैं। जो उच्च न्यायालय के जो कौन होंगे? सीजे बोलते हैं इनको, HC CJ। SC मतलब हाई कोर्ट के क्या, जैसे हम लोग वहां बोलते थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो इंडिया के होते थे, तो यहाँ इंडिया तो है नहीं, मतलब यहाँ इंडिया तो है ही, लेकिन छोटा है उनसे। ठीक है, छोटा है यहाँ पर, मतलब राज्य की बात चल रही है, तो यहाँ पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये बोला जाता है। तो हाई कोर्ट के सीजे या फिर चीफ जस्टिस। ठीक, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ये क्या करते हैं? ये बताते हैं कि भाई हमारे पास केसों की संख्या बहुत ज्यादा है और हमें कुछ और जजों की संख्या चाहिए, तो हमें कुछ और जजेस चाहिए, तो आप हमारी इसमें सहायता करें। तो ये लिखेंगे राज्यपाल के लिए, फिर राज्यपाल के पास में हो जाएगा। राज्यपाल देखेंगे कि जिनके बारे में ये कह रहे हैं या फिर संख्या बढ़ाने के बारे में जो कह रहे हैं, ये बात ठीक है। वो इस पे देखने के बाद, जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट भेजेंगे भारत के CJI, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उनके पास भेजेंगे। और CJI जो होते हैं वो भेजेंगे किसके पास में? तो फाइनली राष्ट्रपति के पास में भेजेंगे, और राष्ट्रपति संसद के पास भेजेगी। कहां? संसद के पास। और संसद क्या करेगी? फिर इनकी संख्या बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, वो डिपेंड करेगा संसद के ऊपर। समझ गए? प्रोसेस देख रहे हो कहां शुरू हुआ? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से शुरू हुआ, फिर राज्यपाल के पास गया, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास गया, फिर राष्ट्रपति के पास, फिर संसद के पास में, और फाइनली फिर पास होने के बाद में राष्ट्रपति ही दोबारा इस पे साइन करेंगे, और राष्ट्रपति ही क्या कर देंगे? संख्या बढ़ा देंगे। प्रोसेस पूरा बता दिया हमने डिटेल में आपको। ठीक है, बाकी बताने के लिए सीधे बता देते हैं अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति को है कैसे? तो पूरा तरीका समझ लो, अगर हमें जज बढ़ाने हैं तो कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट देखते, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या वृद्धि का अधिकार किसको है? संसद को। प्रोसेस वही है, बात वही है। इन्होंने जो कहा यहाँ पर राष्ट्रपति भी बोल सकते थे, क्योंकि लास्ट साइन वही होते हैं। ठीक, वैसे ही वहां भी है सेम। इसके बाद में आगे देखते हैं, उच्च न्यायालय में जज बनने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, DC का मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय में लगभग 10 साल की वकालत की हो, या 5 साल उसमें क्या रहे हो आप? जज के पद पे कार्य किया। ठीक, राष्ट्रपति की नजर में क्या होने चाहिए? कानून के अच्छे जानकार होने चाहिए। कानून की अच्छी जानकारी, देखो वही लाइन है जो सुप्रीम कोर्ट में आपने पढ़ी थी। कुछ नया मिला अभी? और कुछ भी नया ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति के संबंधित सिफारिश कौन करते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य, अभी बताए थे, तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल मिलकर राष्ट्रपति से करते। पूरा प्रोसेस समझाया अभी हमने, तो वही पॉइंट है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाते हैं। कौन दिलाता है?
तो राज्यपाल हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको शपथ दिलाता है, किंतु हाई कोर्ट का जज अपना त्याग पत्र किसे देगा? क्योंकि नौकरी जो देता है वही नौकरी लेता है। उस दिन भी बताया था, सुप्रीम कोर्ट वाले दिन, जिस दिन वो टॉपिक पढ़ाया था। यह 62 वर्ष की आयु तक, मतलब अगर पूछा जाए कितने वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं, तो 62 वर्ष की आयु में ये रिटायर होते हैं अपने पद से। बोल सकते हो क्या करते हैं, अपनी आयु तक अपने पद पर रहते हैं, 62 वर्ष की आयु तक। इससे पहले भी इन्हें संसद के महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता। महाभियोग प्रक्रिया के बारे में आप लोग जान ही चुके हो, क्यों उसको हमें ज्यादा डिटेल में बताने के लिए कहोगे तो क्लास बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं काय के बारे में। तो आगे हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे कुछ एक पॉइंट है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज जो रामास्वामी थे उनके विरुद्ध महाभियोग चलाया गया था, सुप्रीम कोर्ट वाले टॉपिक पे हमने बताया था, लेकिन वो पास संसद में नहीं हो पाया था। वैसे ही हाई कोर्ट जो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त हाई कोर्ट है, इसमें भी एक ऐसा ही महाभियोग प्रक्रिया, जो यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश थे, काय के मुख्य न्यायाधीश बोल रहे न्यायाधीश थे, पंजाब और हरियाणा जो था, इसकी कॉमन एक वो है, क्या बोलते हैं उस टाइम पे जो थी, उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, उसके जो जज थे उनके ऊपर ये प्रक्रिया चलाई गई थी। कौन सी? महाभियोग वाली। ठीक है, महाभियोग वाली प्रक्रिया चलाई गई थी, और वो जो जज थे उनका नाम था रंगा स्वामी। यहाँ रामा स्वामी, वहां रंगा स्वामी, उनके ऊपर यह प्रक्रिया चलाई गई थी, और वहां भी संसद में पारित नहीं हो पाया क्या? महाभियोग प्रक्रिया। ठीक, तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज जो थे रंगा स्वामी के विरुद्ध महाभियोग चलाया गया, किंतु दोनों महाभियोग पारित नहीं हो पाए। अगला पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन केंद्रीय संचित निधि से दिया जाता है, और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है, सभी को पता होगी। आगे देखते हैं अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। हम यही मेरे दिमाग में चल रहा था, तभी उस टाइम हम यही लिख रहे थे। अगर आपको बात याद हो, क्या अगर आपको बात याद हो, अनुच्छेद कौन सा? 32, अनुच्छेद 32, जिसमें क्या कहा गया था, अगर आपका मूल अधिकार से रिलेटेड या फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी मैटर है, तो आप डायरेक्ट कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत में। और अगर आपको सुप्रीम कोर्ट दूर लग रहा हो, तो आप कहां जा सकते हो? हाई कोर्ट जा सकते हो। किस अनुच्छेद के तहत में? तो अनुच्छेद 226 के तहत में। अब मैटर यहां पर यह फंसता है कि मूल अधिकार से रिलेटेड बात है, तो अनुच्छेद के तहत आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, और अगर मैटर मूल अधिकार से रिलेटेड नहीं है, तो आप किस अनुच्छेद के तहत में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो? ये भी हमने बताया था अभी क्लास में, सुप्रीम कोर्ट वाली क्लास में बताया था। बताओ भाई, कोई है? तो याद रखना 139 के तहत में मूल अधिकार के अलावा अगर कोई मैटर है, तो आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। और अगर मूल अधिकार से रिलेटेड मैटर है, तो कहां जा सकते हो? अनुच्छेद 32 के तहत में सुप्रीम कोर्ट। और यहां पर जो बात की गई 2 आर्टिकल्स में, लेकिन यहां पर 226 ही मूल अधिकार से रिलेटेड है या नहीं है, आप कैसे जा सकते हो? 226 के तहत में किसी भी प्रकार से आपका मैटर है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हो। और वही 5 प्रकार की रिटें कौन जारी करता है? हाई कोर्ट भी वही 5 प्रकार की रिटें जारी करता है जो सुप्रीम कोर्ट करते हैं। वही, अगर आपको याद हो, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वही रिटें जारी करता है। यहां तक किसी को कोई डाउट? इतनी बोरिंग क्लास हो रही है बेटा? पानी पियो, रात में तुम मोबाइल बहुत चला दो, तुम और अजय आंखें बताए रही, चैटिंग थोड़ी कम कर दो, नींद अच्छे से लो। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुकदमे की अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है, किंतु डायरेक्ट मुकदमा हाई कोर्ट में नहीं होता है। पूछो कैसे? तो वो ऐसे होता है कि बता रहे, रुको 1 मिनट में। कुछ मुकदमे जो सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं? अब जैसे तुमने देखा होगा, गांव में कोई खेती है और ऊपर केस चल रहा हुई है। अब केस जब चला था, तो तुमने नोटिस करी हो है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले जाइए, पहले तो तहसील में जाइए, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, वहां केस जीते हारे, तो दूसरा, अगर एक पक्ष जीत गया दूसरा हार गया, तो तुरंत वो हाई कोर्ट में अपील करेगा, करता है। तो इस प्रकार से उस प्रोसेस में। लेकिन अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हो, तो कुछ और भी प्रोसेस हैं। अगर और भी कुछ उस प्रकार के, अगर आपका कोई मैटर फंसा है, तो आप कैसे हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हो? तो यहाँ पर है, या तो एमपी एमएलए का कोई मैटर हो, काहे का? एमपी मतलब
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद साहब या फिर विधायक जी का कोई मैटर हो तो वो डायरेक्ट कैसे जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है। अगर आपकी नौकरी से रिलेटेड मैटर है, आपने देखा होगा कि कई सारी वैकेंसी आती हैं तो फंस जाती हैं, वो कहां जाती हैं, हाई कोर्ट में। अगर राज्य की होती हैं, अगर राज्य की नहीं होती हैं तो कहां जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट में। ये भी देखा होगा। अब यहाँ पर अगर नौकरी से रिलेटेड कोई दूसरा जैसे मैटर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैठे हो, पता चले मास्टर साहब हो और दिन भर मोबाइल चलाते रहे, या ना ही चलाओ, बच्चा ने चलाए लो, कोई चलाए लो, और टाइमिंग आपकी जब देखी है, अचानक स्कूल में कोई अधिकारी है, आपकी टाइमिंग देखी कि आपने 12 बजे 10 बजे से लेके और 3 बजे तक स्कूल है, और आपने 4 से 5 घंटा के बीच में 4 घंटा मोबाइल ही चलाए लो, तो फिर क्या होता, सस्पेंड किया जाता है। इसी स्थिति में मतलब नौकरी से रिलेटेड भी अगर कोई दूसरा मैटर है तो भी आप कहां जा सकते हो, हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हो। या फिर यहां पर एक और बात आपको बताएं, 1,000 रुपए से ज्यादा का अगर गिफ्ट लेते हो, सरकारी कर्मचारी 1,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट नहीं ले सकता है। अगर वो 1,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट लेता है तो उसको रिश्वत मानी जाती है। क्या मानी जाती है, हाँ, तो 1,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट भी नहीं ले सकते हो। अगर लेते हुए पाए गए तो भी आपके ऊपर केस हो सकता है और आप हाई कोर्ट में पेश होने पड़ेंगे। ठीक है, आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर आपने लिया और मैटर फंस गया तो फिर सीधे हाई कोर्ट में ही फंसेगा मैटर आपका। तो 1,000 रुपए से ज्यादा गिफ्ट भी मत लेना जब नौकरी लग जाए। हाँ ना, काजू कतली देख के मात 1200 रुपया वाली, देसी घी की है। इसके बाद में और क्या हो सकता है, तो विवाह से रिलेटेड मैटर हो सकता है। कैसा, विवाह से रिलेटेड, जैसे तलाक हो गया, या पता चला कि लड़की लड़के ने लव मैरिज कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली, घर वाले बेचारे रो ही रहे हैं। होता है कि नहीं होता है, आज अलग ही रहता है। हम ये सोचते कभी कभी लड़के और लड़कियों में हिम्मत आ कैसे जाती है इतनी, कभी उन्होंने यही नहीं सोचा कि मेरे पीछे मेरा परिवार का क्या होगा, उनकी इज्जत का क्या होगा, है समाज उनके उनके लिए क्या कहेगा, क्योंकि उसी समाज में आप भागने से पहले वहां रहे, या आपने ऐसा कदम उठाया उससे पहले उसी समाज में रहे, और दूसरे की लड़की ने अगर ऐसा किया है, लड़के ने किया, तो उसके लिए सुना भी है कि वो फलाने बार वो इजी है, वो भाग गई बेटे ना, और वो लड़का तो वो देखो भगा ले गो या भाग गो, ऐसा सुनते हो, कहते भी हो, लेकिन जब अपने पे बीतती है तो अपना भी करके भाग जाते हो। फिर नहीं सोचते हो कि हमारे माँ बाप के बारे में क्या कहा जाएगा, कि माँ बाप हमारे 2-3 साल सर उठा के चल भी पाएंगे समाज में कि नहीं जा पाएंगे, कि बुलौआ जो होते घर में बामें बैठ पाई है कि नहीं बैठ पाई, मम्मी हमारी जाइए, एक लेडीजन को चाय चाय करके मुंह चलत रहा था उन पे, ये आएगी ना बुलाओ, इन्हें बुलाए लो। होता है कि नहीं होता, हम एक बात भी गलत नहीं कह रही है, प्रैक्टिकल बातें हैं सारी। और वही सब बातें हैं कि विवाह से रिलेटेड ये भी मैटर जो भी हमने बताए, जो अभी बताए, ये सारे मैटर कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और भी कई प्रकार के होते हैं, देखो विवाह, हाँ, कंपनी से रिलेटेड मैटर हो सकता है। काय से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड। अब कंपनी से रिलेटेड मैटर क्या होगा, तो कंपनी से रिलेटेड मैटर ये हो सकता है, पता चले तुमने बनाई नमकीन, मनीष नमकीन है, और फार्मूला चुरा लो हल्दीराम वाले को, और बनाए अपना रहे, और पता चलो फार्मूलो ना चुराए लो, तो पता चलो कि भाई हल्दीराम की कॉपी बनाने लगे थे अपने गांव में। समझ रहे हो कि हल्दीराम की भुजिया सेम चीज सेम रैपर बनाए जे खुद रहे, मैन्युफैक्चर जे खुद कर रहे हो, बेचो रहे, नाम किनको है, हल्दीराम को। तो अगर ऐसा भी कॉपी वाला अगर कुछ मैटर बेचोगे तो कंपनी से रिलेटेड अगर ये भी मैटर है तो भी कहां जाएगा आपका, हाई कोर्ट में। ठीक, बात समझ में आ गई, आगे बढ़े, चलो भाई बढ़ते हैं आगे। वसीयत से रिलेटेड, ठीक है, काय से रिलेटेड, वसीयत से रिलेटेड, कि पता चले पैतृक संपत्ति है, पापा की जो लड़का भाई, सबसे ज्यादा ड्रामा पता काय में होता है, पापा के जो लड़का तो भाई, लेकिन पापा को पहलो लड़का वो दूसरी मम्मी से और दूसरा लड़का वो पहली मम्मी से है, बा में बड़ो होते कि पहलो वाला बोला था कि आधी हमारी है, आधे से ज्यादा हमारी होनी चाहिए। और पता चलो, मेरी बात समझना, तो जैसे मैटर देखो ऐसे ही फंसते हैं हाई कोर्ट में, यही वाला पेज था ना, ठीक। मैटर क्या होता है कि इसे पता चला कि ये रहे आपके फादर, ठीक, फादर ने 2 शादियां की, पहली शादी से हुए इनको 1 लड़का और दूसरी शादी से हो गए इनको 2 या 3 लड़के हो गए, ठीक, कितने हो गए, तो पहली शादी वाला जो लड़का होगा वो यही बोलेगा कि आधी तो हमें मिलना ही चाहिए, वसीयत में रिलेटेड मैटर। और जो दूसरी शादी वाले होते हैं उनके 3 अगर बच्चे हुए, वो सोचते हैं कि सब में बंटवारा बराबर हो, वो सब में बंटवारा बराबर हो। ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता, इन्हीं का मैटर ज्यादातर काय में पहुंचता है, कोर्ट में, ठीक। या फिर परिवार वाला कोई पहुंच जाएगा कि बाबा बाबा के टाइम पे इसो रहो, ज्यादातर मैटर तुम्हें यही देखने को मिलेंगे कोर्ट में, ठीक है। मेड़न हेड़न वाले तो रहे,
शॉर्ट में नहीं पे निपटाया जाए लोक अदालत और इन सब में, ठीक है कि यार तुमने मेड़ काट ले कोई बात नहीं बराबर कर दो, ठीक, तो वो निपटा दिए जाते हैं। बाकी बस ये रिलेटेड ये हो सकता। आजकल तो बिटियां होशियार हो गई हैं, तुमने देखो जब से ये कानून बन गया कि संपत्ति के अधिकार में बिटिया का भी उतना ही अधिकार है जितना एक लड़के का है, माँ बाप की पैतृक संपत्ति में बिटिया का भी उतना ही अधिकार है। लेकिन ये तो बिटियाओं का या बहनों का दिल बड़ा है जो तुम लोगों के लिए छोड़ देते हैं। गलत कह रहे, 99% लड़कियां कहाँ लेती हैं भाई, 99% लड़कियां छोड़ ही देती हैं अपनी भैया के लिए, बताओ अगर किसी ने लिया हो। जबकि अधिकार तो है इनके पास भी, मांगने के लिए अधिकार है और कोर्ट भी इनको अधिकार देता है। अगर अधिकार की बात की जाए तो अगर 50 बीघा खेती है तो 25 बीघा इनके नाम पे होगी, समझ रहे हो। अगर आप कहना चाहो मांगना चाहो तो 1% लोग जो बचते हैं वो मांगते भी हैं, और जो 99% जो लड़कियां या बहनें वो छोड़ देती हैं भैया के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा है ना कि भैया ने जब हमारी शादी की थी तो कहीं से कहां से कर्जा लो, तो कहीं से सिलेंडर ढोए रहे थे, कहीं से 10 लाख रुपया मुन्ने प्याव करो, सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढो कि हमें वहां आराम मिले, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये सब जो हुआ है तो बहन भी तो देखती है, तभी बहन नहीं मांगती है। इंडिया है, अगर कहीं फॉरेन होता तो बहन सबसे पहले कहती मकान आ दो, कमरा आ दो, कटोरी आदि, चम्मच आदि, पकड़ने वालों तुम लियो, आगे वालों हम लिए हैं। तो ऐसा भी हो सकता था, लेकिन नहीं, अपने यहाँ का जो बोल सकते हो सभ्यता और संस्कृति ऐसी है कि जो बहनें छोड़ देती हैं, और कुछ बहनें होती हैं जो कहती है ना 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 भैया ही मक्का रखो, सरब्बा नहीं करो भैया, तो बर्बाद करने से बेटर है कि इसे हम ले लें, आदि भैया हमें दो हमारे नाम पे। तो बहुत सारे लोगों को मिली भी है, बहुत सारी बहनों को या फिर जो लेडीज थी उस टाइम की या आज भी है वो ले भी लेती है। तो संभल के रहियो अगर बहन है न, तुरंत आदि है, समझ रहे हो। बाकी बहनें होती बढ़िया, 99% के बारे में तो हमने बता ही दिया, कभी नहीं मांगती हैं। बहू में बेचारी जब घर में छुट्टियों में चली आए तो अगर भैया को शादी हुई तो भाभी अब पंगा और हुई, वो पता लड़न लगी, आई गई पे खान खेल चली आई छुट्टी मना के लिए, छछोड़न लगती हैं, कि फिर बुराई करी है हमारी, यही सब बातें होती कि नहीं होती सोनिका। हाँ चलो आगे देखते हैं, मूल अधिकार का मामला अभी बताए थे हम, ठीक है। कर्मचारियों की संवैधानिक स्थिति की जांच के लिए, अब भाई जो भी हम बताए थे मोबाइल चला रहे बैठे हुए मास्टर साहब बताए उदाहरण में कि मोबाइल चला रहे तो फिर उनके ऊपर जांच लग गई, ठीक। फिर जनहित याचिका या फिर बोल सकते हो PIL, इसके बारे में अभी हम यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं, जस्ट आगे इसके बाद में पूरा टॉपिक ही है, इसी वाली क्लास में टॉपिक है पूरा, वो पूरा पढ़ेंगे। तो अभी इस पॉइंट को यहीं रोक रहे, जस्ट बाद में बता रहे, ठीक। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट्स हैं, तो 25। दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है, और कोई केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपना हाई कोर्ट है? जम्मू और कश्मीर का भी अपना खुद का हाई कोर्ट है, और वो कहां पे है? श्रीनगर में। तो केवल दिल्ली नहीं है यहाँ पर, वो भी तो होगा केंद्र शासित प्रदेश, उसका भी है, ठीक। ओके चलो बढ़ते हैं। अब बात आती है हाई कोर्ट के बारे में, पढ़ लिए हम लोग, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हाई कोर्ट में? हाई कोर्ट वाला जो अपनी क्लास थी वो ज्यादातर कंप्लीट हो ही चुकी है, अब छोटे जो उन हाई कोर्ट से जो छोटे जो नीचे जो न्यायालय आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो आगे बढ़े आगे, ठीक है। इसके बाद आती है निचली कोर्ट, या इसी को बोलते हैं लोअर कोर्ट, और लोअर कोर्ट्स में ही एक कोर्ट आती है जिसको बोलते हैं जिला न्यायालय। क्या? जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और इसमें दो टाइप के मुकदमे आते हैं, एक होता है व्यवहार न्यायालय, इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं क्या? अगर तुमसे अगर पूछा जाए, तुमने सुना होगा दीवानी, दीवानी वो वाला नहीं जो तुम दिमाग लगा रहे हो, ये दूसरा वाला दीवानी न्यायालय। और ये जो सत्र न्यायालय देख रहे हो, इसको अगर आपने एक दूसरे नाम से सुना होगा, या इसमें जो मैटर जाते हैं कैसे जाते हैं? फौजदारी। अब दोनों में अंतर क्या होता है वो यहीं पे बता दे रहे हैं, ठीक। दीवानी में जो मैटर जाएगा वो कैसा रिलेटेड जाएगा? तो टैक्स से रिलेटेड जाएगा, ठीक है, संपत्ति से रिलेटेड जाएगा, वसीयत से रिलेटेड जाएगा, तलाक से रिलेटेड जाएगा, ठीक। ये सारे जो मैटर हैं तो ये कैसे जाएंगे, कौन से कोर्ट में जाएंगे? व्यवहार निवाले, या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिविल कोर्ट, ठीक है। ये सारे मैटर होते हैं सिविल में। इसमें होता क्या, इसमें जो सजा होती है वो क्या होती है? इसमें जो सजा दी जाती है वो सजा किसी भी प्रकार से दंड जो होता है वो केवल होता है, बोल सकते हो पेनाल्टी लगाई जाती है, क्या?
तो पेनाल्टी लगा दी जाती है। अगर आपने देखा कि टैक्स आपने नहीं भरा तो ठीक है, आपने ऐसा ऐसा मैटर किया, बिजली वाले आए, तुम कटिया डारे मिल गए और तुमने कहा कि याद है टैक्स अपनो बिल नहीं भरो तो कटिया चलाए रहे थे, तो फिर पेनाल्टी तुम्हारे ऊपर लगा दी जाएगी कि 10,000 रुपए भरो जाके, फाइन है, फाइन या पेनाल्टी। ठीक। और अगर कहीं तुमने बिजली वाले के ऊपर हाथ पांव चलाए थे, यू तो सकत है कि वो आओ बाने तुम्हें कटिया काटी, तुम रंगवाज बैठे थे, तुमने सीधे झाड़ समाचा मार दो जाएंगे, तो अब मैटर तुम्हारो पहले कहां जाइए, सिविल न्यायालय में। अब तुमने हाथापाई भी की, इसका मतलब अपराध तुमने ऐसा किया जिसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है, तो उसके लिए फिर मैटर कहां जाएगा, सत्र न्यायालय या सेशन न्यायालय, सेशन कोर्ट में। ठीक। अब वहां पर, यहां पर तो तुमने पेनाल्टी भरी, अब वहां पर सजा के लिए जेलों जाके कि सरकारी अफसर के ऊपर अगर वो ड्यूटी के टाइम पे है, आप हाथ नहीं उठा सकते उससे, उसके ऊपर आप हाथ नहीं उठा सकते हो। फिर जब ये मैटर जाएगा सेशन कोर्ट में, तो यहां पर फिर आपको दी जाएगी सजा कि हाँ 2 वर्ष की सजा या 6 महीने की सजा। ठीक। इस प्रकार से सजा दी जाएगी। और इसमें जितने मैटर जाते हैं वो कैसे जाते हैं, मारपीट वाले, मारपीट, चोरी, इसके बाद में बोल सकते हो डकैती है, फिरौती, किडनैपिंग, जितने भी संगीन अपराध होते हैं, बहुत बड़े अपराध जो बोल सकते हो कि कोई के चकुआ लगाए दो जाए, निकाल रुपया, चलत चलत मोटरसाइकिल कोई चैन खींच ली जाए, है। तो ये सारे जो मैटर होंगे ये सब कहां जाएंगे, तो ये जाएंगे कहां पे, तो सेशन कोर्ट में। समझ गए। समझ लो ये टॉपिक इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि आसपास में ये मैटर देखने को मिलते हैं, और आप लोगों को देखने को जब मिलेगा तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर हमने कोई के ऊपर हाथ चलाए तो हमारा मुकदमा कहां जाइए, सेशन कोर्ट में। अगर टैक्स से रिलेटेड कोई बात होगी, तलाक से रिलेटेड, संपत्ति से रिलेटेड, वसीयत से रिलेटेड, ये सारे मैटर कहां जाएंगे, तो सिविल कोर्ट। बढ़े आगे, कोई डाउट। चलो भाई बढ़िया बात है, कोई डाउट नहीं है। अब यहां पर अलग अलग बताया गया, एक बार ऐसे पढ़ के सुनाए दे रहे, बाकी बात तो हमने आपको पूरी बताई दी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा अनुच्छेद काय में है, 233 में। हम लोगों ने आज की क्लास में 2 अनुच्छेद पढ़े थे, जिसमें तीसरा अनुच्छेद ये है। टोटल इस पूरी क्लास में उच्च न्यायालय वाले में 3 ही अनुच्छेद हम लोगों को पढ़ने को मिलते हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा था 214, जिसमें हाई कोर्ट के गठन की बात थी, ठीक है नहीं थी। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 226, जिसमें बात थी कि हाई कोर्ट जा कैसे सकते हो अगर मूल अधिकार से रिलेटेड मैटर है या फिर उससे रिलेटेड मैटर नहीं है, तो भी आप अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक। और तीसरा जो आज का है 233, आज का मतलब अभी का जो हम लोग देख रहे हैं, और इसमें चर्चा काय की है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा है। ठीक। यहां तक बात क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका जज बनने के लिए राज्य न्यायिक सेवा की जो परीक्षा होती है, और ये कराती कौन है, तो आप याद रखना यूपी, एक सेकेंड, ये कराती कौन है, यूपी पीएससी। ठीक। या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो पीसीएस। पीसीएस का फुल फॉर्म पता है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज या सर्विस, प्रोविंशियल सिविल सर्विस। और यूपी पीएससी का फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक। एक बार ये हमसे पूछ लिया गया था, फिर उस टाइम तो चलो हमें पता था पीसीएस का, तो हमने बता ही दिया था, उसका भी बता दिया था, लेकिन एक दोस्त से पूछा गया, वो नहीं बता पाया, उसने ऊपर वाले को बता दिया पीसीएस का, यही बताने लगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन। समझ रहे हो। तो फिर वो उसकी हंसी हो गई थी, वाइवा में पूछा गया था किसी से। तो ये बात रही। ठीक। इनकी परीक्षा इसके थ्रू होती है, और जजों की भर्ती भी यही कराता है। ठीक। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राज्यपाल नियुक्त कर दे। अगर इससे नहीं हुई तो बहुत कोई वरिष्ठ अगर देखा कि कोई वकील हैं जो सरकारी वकील हैं, बहुत टाइम से वो वकालत कर रहे हैं, बहुत नॉलेजेबल है, मतलब बहुत ज्यादा, अगर उनको जज बना दिया जाए डिस्ट्रिक्ट का, तो वाकई में उससे भी ऊपर वो, उसके लायक तो ही हैं, उससे भी ऊपर हैं वो। तो ऐसे लोगों को भी कौन सजेस्ट करेंगे, तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सजेस्ट कर दिया, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, 10 साल वकालत की हो आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, 5 साल या फिर जज रहे हो। वो हाईकोर्ट के लिए थी, लेकिन यहाँ पर आपने लगभग 10 साल की वकालत तो की हो। केवल 10 साल से काम नहीं चलेगा, वकालत कम से कम यहाँ 20-30 साल करो, तब जाके तुम मुख्य न्यायाधीश की आंखों में चमकोगे। जैसे ना जॉली एलएलबी में एक होते वरिष्ठ वकील साहब, जिनसे उनका केस होता है, क्या नाम था उनका, है याद नहीं आ रहा। एक तो होते बहुत बड़े वकील साहब, और दूसरा जो होते हैं अक्षय कुमार, वो होते हैं मतलब नए नए वकालत करके आते हैं सीख के, या फिर अपनी डिग्री कंप्लीट करके। तो वही बात कही गई। तो ऐसे जो बड़े वकील होते हैं, ये जब
इनके पास अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है। अगर इनको मुख्य न्यायाधीश जो हाई कोर्ट के होते हैं ये सजेस्ट कर दें राज्यपाल को नाम, और राज्यपाल इसके पास में सीजेआई भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास, वो राष्ट्रपति के पास कर दें, और राष्ट्रपति चाहे तो उनको क्या कर सकता है, न्यायाधीश बना सकता है। तो एक प्रोसेस एग्जाम वाला और दूसरा ये वाला। ठीक, दीवानी मुकदमा काहे से रिलेटेड होता है, धन से जमीन से संबंधित मुकदमा दीवानी कहलाता है। ठीक है, इसे सिविल कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है या फिर व्यवहार न्यायालय में भी इसे सुलझाया जाता है या उस नाम से जाना जाता है, ये पूरा बता ही चुके। ठीक, इसमें मैटर आता है जमीन विवाद, दहेज, वसीयत, और बाकी जो हमने बताया क्या हुआ वो थोड़ा गलत लिखा ना, हाँ कोई बात नहीं, मिसटाइप हुआ है, कोई मतलब नहीं। ठीक, जब सरकार का पैसा लूट लिया जाता है तो उसे राजस्व कहा जाता है। मतलब इसका ये नहीं है, पॉइंट गलत लिखा है। जब सरकारी पैसे को क्या किया जाता है, जब सरकारी पैसे को लूट लिया जाता है, कहने का मतलब अगर सरकारी पैसे का अगर लूट लिया जाए, राजस्व जो लिखा है शब्द, यहाँ पर एक शब्द और होता तो ये शब्द पूरा था, राजस्व कर। अगर आपने सरकारी पैसे को लूटा, राजस्व मतलब राज का पैसा अगर आपने लूट लिया, तो ये मैटर कहां जाएगा आपका, तो ये भी कहां जाएगा आपका, दीवानी में। काय में जाएगा, दीवानी में, या फिर इसे बोल सकते हो काय में, सिविल कोर्ट में। अभी बताए थे नहीं बताए थे, बिजली बिल वालों, तो नीचे देखो लिखा बिजली बिल, टैक्स चोरी, गाड़ियों पर चालान, ये सब कहा जाता है तो सिविल कोर्ट में। सरकारी पैसा है, बिजली बिल का हमारो है कि बनाए रे बत्ती हम लोग, सरकार की तो है, तो वही बात कही गई। ठीक, वो हमने बता ही दिया वहां पर, ये चाहो तो एक बार ऐसे पढ़ लेना, बाकी बता हमने पूरा टॉपिक दिया है। आगे हाँ ये सब देख लेते हैं, जैसे फौजदारी मुकदमा ये सब तो बता ही दिए, लोक अदालत से शुरू करेंगे बाद में। ठीक, फौजदारी मुकदमा, मारपीट से संबंधित मुकदमा को फौजदारी मुकदमा कहते हैं, इसे सेशन कोर्ट में सुलझाया जाता है। ठीक, यहां तक बात ओके। फौजदारी मुकदमा का मतलब मारपीट से रिलेटेड जो भी मुकदमा होगा वो फौजदारी मुकदमा कहलाएगा, सुलझाया कहां जाएगा, तो सेशन कोर्ट में। ठीक, काय में, सेशन कोर्ट में। और इसमें होते कैसे, हत्या, डकैती, लूट, धमकी, अपहरण, रेप, ईटीसी। ठीक, ये सारे मैटर कहां पे जाएंगे, इनको बोलेंगे फौजदारी मुकदमा, और जाएंगे कहां पे, सेशन कोर्ट में। ठीक, इसके बाद आ जाती है लोक अदालत, और इसका गठन कब हुआ, 1986 में इसका गठन हुआ। इस अदालत में मुकदमे पर फैसले नहीं सुनाया जाता, बल्कि आपस में क्या कराया दिया जाता है, समझौता। जैसे गांव में पुराने बाबा आबा कराए दे देते कि नेक मार कूट भाई लड़कन में आपस में, चलो कोई बात है, हाथ हिलाई लो, गला मिल लो, ठीक, हाल से ना लड़ियो भैया भैया आओ आपसे लड़िए। तो ये जो समझौता ऐसे कराया जाता है, ये कहाँ कराया जाता है, लोक अदालतों में। ठीक, और यहाँ पर जो समझौता हो जाता है उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते। ठीक, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते। अगर इन्होंने समझौता करा दिया और आपका समझौता हो गया, और फिर वहां से निकलने के बाद जैसे घर से वहां से कोर्ट से बाहर निकले लोक अदालत से, और अगर आप बदले तो फिर कोई फायदा नहीं, बदले अंदर ही बदल जाते कि नहीं हम मन गए ना, हम तो कोर्ट जाएंगे, समझे। तो ये बात हो गई। आगे देखते हैं परिवार न्यायालय, या फिर बोल सकते हो फैमिली कोर्ट, और इसका गठन कब हुआ, 1984 में। जैसे सास बहू में लड़ाई हुई, रोटी चिचराई थी तुमने, बहू ने कही तुम तो जैसे बहुत अच्छी बनाती हैं थी, इतने पता चलो वो चिमटा चल गया वन पे, एक ने कंचुली मार दी, लड़ाई आपसे ही हुई गई। तो ऐसे मैटर फिर कहाँ जाते हैं, परिवार न्यायालय। देखो लिखा भी है सास बहू विवाद, उदाहरण भी लिख के लाए। ठीक, बात समझ में आ गई, ये सारे, कोई यहां तक डाउट है किसी को, नहीं है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे आओ। हाँ ठीक, अब आ जाती है बात काय की, तो PIL जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या हिंदी में बोलते हैं जनहित याचिका। ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं, जनहित याचिका, और इंग्लिश में PIL का फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सॉरी। ठीक है, तो PIL में होता क्या है, पहले इसके थोड़ी देख लें कहां शुरुआत हुई। तो 1980 में शुरुआत कहां से हुई है, अमेरिका से, और भारत में 1986 में प्रारंभ हुई। और उस टाइम पे जब ये प्रारंभ हुई थी, PIL की जो शुरुआत हुई थी भारत में, उस टाइम भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो PN भगवती थे। कौन थे, CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वो कौन थे, PN भगवती जी थे। ठीक है, PIL केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही किया जा सकता है, मतलब PIL जो है वो दाखिल कहां किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में या
हाई कोर्ट में, ठीक। और इसमें हुआ क्या था, तो एक बार जो हुआ था, केस हुआ था, वैज्ञानिकों का वेतन वृद्धि से संबंधित मुकदमा आया था और वो पीआईएल के थ्रू ही आया था, उसकी सुनवाई हुई थी। तो ये आगे अभी बाद में देखते हैं। तो पीआईएल का मतलब केवल ये है कि अगर जनहित से रिलेटेड तुम्हारे पास कोई मैटर है, ठीक, और अगर आप देख रहे हो कि जनहित का मतलब ये नहीं कि गली में तुम्हारो मकान के आगे डेली पड़ोसी कुत्ता आएगा लेटरिन कर जाता है कि तुम वहां से पीआईएल डालती हो अकेले। जनता को इतना ही है कि भैया रोड गंदी कर रहे हो, हमारे घर के बाहर गंदगी फैला रहे हो। इस टाइप के नहीं, पीआईएल के लिए भी या जनहित याचिका के लिए भी जनता का दिखना भी चाहिए, नहीं तो फटकार लगाई जाएगी और पता चले फाइन भी लगा दिया जाए या जेल भी लगा दी जाए, है। तो इंटरेस्ट जैसे पीआईएल में क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप लोग उदाहरण बताओ। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो अपने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज तिरवा में कार्डियोलॉजी और कैंसर संस्थान की बिल्डिंग पूरी कंप्लीट बनी खड़ी है। अगर आप लोग गए हो तो देखना जाके, और इसकी शुरुआत नहीं हो रही है। मेरे ख्याल से 7-8 साल हो गए बने हुए बिल्डिंग को और शुरुआत नहीं हुई। अगर कल को यहाँ पर कार्डियोलॉजी मतलब हृदय रोग संस्थान की शुरुआत हो जाए और कैंसर संस्थान की शुरुआत हो जाए तो कितने सारे ऐसे केस होंगे जो अपने यहाँ से बाहर जा रखे हैं, वो सब लोग यहीं पर दिखा लें। अब किसी का हार्ट अटैक आया तो 10 मिनट जब लगेगा मेडिकल कॉलेज में तुरंत दिखा लिया जाके, जान बची कि नहीं बची। जब तक कानपुर पहुंचो पता चले, रास्ते में पता चला थे हेलो शिवराजपुर पहुंचे भैया खत्म हुई, होता है यही। कानपुर भी नहीं पहुंच पाते, रास्ते में खत्म हो जाते। तो अगर इसकी शुरुआत हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। अब अगर यहाँ से कोई व्यक्ति उठे और पीआईएल अप्लाई कर दे, पीआईएल डाल दे काय में, हाई कोर्ट में कि सर ये पूरी तरह से बनी है और सरकार इस पे सुनवाई नहीं कर रही, तो ये सरकार और जनता से मतलब जनता और सरकार का वर्सेस वाला हो जाएगा केस। और फिर इसमें जो हाई कोर्ट होगी या सुप्रीम कोर्ट होगी प्रॉपर इनके लिए कमेटी गठित करेगी कि दिखाएगी कि काहे बना रहे, नहीं हो पा रहा, क्या समस्या है, ये सरकार को फिर बताना पड़ेगा, सरकार की जवाबदेही होगी। पूरा केस हो जाने के बाद जब पता चलेगा सरकार की ही गलती है, सरकार इस वजह से नहीं शुरू कर रही कि दूसरी पार्टी बना के गई है। ऐसा भी तो होता है, कई सारे जो विकास कार्य होते इसी वजह से नहीं पूरे किए जाते कि दूसरी पर सरकार ने उसका मतलब नींव रखी थी और बनाए, हम क्यों बनाए फिर। तो ये बात भी होती है। तो जब सरकार के ऐसे में दोषी पाई जाएगी तो फिर तुरंत हाईकोर्ट इसको क्या कर देगा, सरकार को आदेश देगा कि उसको शुरू किया जाए और हम आपको 1 महीने का समय देते हैं, और तुरंत ये फाइनली शुरू कर दी जाएगी। तो जनता के हित से रिलेटेड अगर कोई मैटर आएगा, अगर आपको अप्लाई करना हो, आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो वो कैसे कर सकते हो, पीआईएल के थ्रू, ठीक, जनहित याचिका, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखते हैं क्या, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या होता है कि इन कोर्ट्स में अगर कोई मैटर कोई बहुत संगीन होता है, जैसे कि अगर देखा हो अगर आप लोगों ने, तो आसपास कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत कुकृत्य कर देते हैं लोग। मतलब अभी अगर आपने सुने होंगे तो बलात्कार के केस ऐसे आए थे सामने कि जिनके लिए पूरा देश में आक्रोश हो रखा था, पूरे देश में आक्रोश हो रखा था। अभी जो बंगाल वाला एक मैटर हुआ था ना, एक नर्स के साथ में हुआ था, ठीक है, उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। तो ऐसे जो मैटर आते हैं, अब अगर ये मैटर नॉर्मल तौर से कोर्ट में जाएंगे, मतलब जैसे सबके जा रहे, अगर वैसे जाते हैं मैटर तो 20 साल लग जाएंगे, उसको न्याय नहीं मिलेगा। 10-10 साल पेंडिंग केस डले तब आपकी सुनवाई होगी 10 साल बाद। तो ऐसी समस्या को देखते हुए वित्त आयोग ने क्या किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट नाम की एक चीज बनाई कि अगर ऐसा कोई संगीन अपराध होगा जिसपे सजा हमें जल्दी ही देनी, तो उसके लिए मैटर को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला जाएगा। 1 या 2 महीने के अंदर सुनवाई होने के बाद में दोषियों को सजा दे दी जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में। देखो वही कुछ कहा गया होगा, लंबित आपराधिक मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु 11वें वित्त आयोग के सिफारिश पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है, गठन किया जाता है, एक ही बात है। इसके बाद में आ जाती है मोबाइल अदालत। मोबाइल अदालत का मतलब है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जो अपने थे, देखो लिखा भी होगा, हाँ, राष्ट्रपति जो थे उस टाइम के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने मोबाइल अदालत शुरू करवाई थी। और इसका अर्थ ये था, या फिर इसको शुरू करने का मतलब ये था कि जो न्याय के लिए लोगों को इतना भटकना पड़ रहा था, इतना ज्यादा समय लग रहा था कि अगर हमारा कोई मुकदमा हो जाए और हम अपनी इस जवानी में अगर कोई मुकदमा दायर करें तो पता चले कि हमारी नाती पंथी हो जाए, मुकदमा वहीं पर टिका हो। ऐसा होता है, लोग मर के चले भी जाते हैं, मुकदमा चल ही रहा होता है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए उन्होंने मोबाइल कोर्ट की शुरुआत करना चाहा कि ऐसी एक कोर्ट बनाई जाए जिसमें जो न्यायाधीश है, जो न्याय है वो जनता के पास जाके उनको न्याय दिया जाए,
ठीक है, अगर इनका कोई मैटर फंसा, सोनिका का कल को कोई मैटर फंसा, या गौरी का या फिर सनी का कोई भी मैटर फंसा, तो ये केवल अप्लाई करें, जैसे ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो, तुरंत वहां से एक न्यायाधीश आए, वकील साहब तुम अपने भी कर लो, वो भी कर ले, और सीधे आए तुम्हारे गांव में ग्राम पंचायत में बैठे आके, जो जज साहब होंगे तुरंत तुम्हारी सारी बातें सुनी, और बातें सुनने के बाद तुरंत उन्होंने वहां पर फैसला सुना दिया, या फिर थोड़ी बहुत सुनवाई की, उन्होंने कहा कि चलो 2 दिन बाद देख लेंगे, तब तक हम थोड़ा और इस पे तहकीकात करवा लें, पुलिस के द्वारा एक बार छानबीन करवा लें, जांच करवा लें। तो उन्होंने करवाई और उसमें दोषी सिद्ध हो गए सनी। तो फिर तुरंत आके जिस दिन वो तारीख दे देंगे कि सोमवार को, अब की बार अब सोमवार को इस तारीख को यहाँ पर दोबारा क्या लगेगी, मोबाइल कोर्ट लगेगी, और वो आए जज साहब, उन्होंने फैसला सुनाया और इनको सजा मिल गई, या फिर जो निर्दोष थे वो बरी हो गए, या फिर मैटर अगर सुलझ गया तो सुलझ भी गया। ठीक, तो ये सारी बातें, और ये सारी बातें ये काहे में कही गई थी, मोबाइल कोर्ट के लिए। तो मोबाइल अदालत का सबसे पहले प्रयोग कहां हुआ था, तो याद रखना 2007 में हरियाणा के मेवात जिले में। ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ये अगर आप लोग PYQ पढ़ रहे होगे, जो ना बुक्स होती हैं उसमें MCQ पढ़ते हो, देखते हो लगाने वाले, तो अगर पॉलिटी के क्वेश्चन लगा रहे होगे तो ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा सब में, तो इम्पोर्टेंट है। और जहां तक है आज की क्लास अपनी यहीं तक है, और यहाँ तक होने का मतलब ये है कि अपने पास टाइम है, चलो हाँ 10 मिनट है, तो फिर रुको, ये जो है ये आप लोग देख लेना जाके, ये सारी फोटो हमने लगा रखी हैं, ये PDF आपको मिल जाएगी। इसमें है क्या कि भारत के कौन से जो हाई कोर्ट है, और उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट कहाँ है, तो लखनऊ, खंडपीठ कहाँ है, तो कहाँ है पता चला, खंडपीठ इसकी लखनऊ, हाई कोर्ट कहाँ पे है तो प्रयागराज, और खंडपीठ कहाँ है तो लखनऊ है। स्थापना कब हुई तो तब हुई। या उत्तराखंड की जो उच्च न्यायालय वो कहाँ स्थित है, नैनीताल में है। कितना एरिया है, तो उत्तराखंड वाला ही एरिया है। स्थापना कब हुई, तो ये सब बातें जो हैं वो इसमें देखने को मिल जाएंगी। क्लास बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो हम सोच रहे हैं ये आप केवल PDF को पढ़ लीजिएगा, आपको PDF के तौर पे ये मिल जाएगी। और आज की क्लास जो अपनी है वो यहीं तक रहने वाली है। मिलते हैं अपनी हम अगली क्लास में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हैं, वरना क्लास को यहीं पर समाप्त करें। बताएं भाई, आज की क्लास में कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।